नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आगामी लोकसभा चुनाव अभी से बेहद दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। जी हां, विपक्ष ने एकता और ताकत का शंखनाद कर दिया कि 26 दलों ने इंडिया का गठन किया है। अब यूपीए इंडिया हो गया है, नाम बदला गया है। साथ ही राजधानी दिल्ली में एनडीए के 38 घटक दलों की महाबैठक बुलाई गई है। ऐसे में चर्चा होगी इंडिया बनाम एनडीए को लेकर, विपक्ष की इस एकता को लेकर हरियाणा में कितना रंगी एकता लाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेंगलुरु में 2 दिन हुए विपक्षी दलों के महामंथन ने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। जी हां, 26 दलों की बैठक और बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा में यूपीए को इंडिया नाम दिया गया और चर्चा के बाद बताया कि अब लड़ाई एनडीए और इंडिया में होगी। अब लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम इंडिया होगी। 2 दिन के महामंथन के बाद विपक्षी दलों के बड़े नेताओं ने साझा प्रेस वार्ता की। बीजेपी और एनडीए को निशाने पर लिया तो इंडिया की जीत का दावा किया गया। Our alliance will be called the All People have agreed to have one name for the alliance. Earlier we worked with UPA. Now with all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance, that is INDIL. लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? मैं तो इंडिया, भारत, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, उसी को लेके हम आगे जाएंगे। इसीलिए तो हम इकट्ठा आए हैं। और आप देखते होंगे, पहले सवाल कई लोगों ने मुझे पूछा कि अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, राजनीति में विचारधारा तो अलग होनी चाहिए, इसी को तो प्रजातंत्र मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम एक आए हैं क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ हमारी पार्टी की नहीं है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा है कि परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, देश हमारा परिवार है और इस परिवार के लिए हम लड़ रहे हैं। देश ही हमारा परिवार है, तो इस परिवार को हमें बचाना है। और लड़ाई हमारी एक पार्टी के खिलाफ या एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, लड़ाई हमारी नीति के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है। हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। 26 पार्टी का मीटिंग हुआ, इसमें तैयार हुआ। पहले आप यूपीए के नाम सुना, एनडीए तो अभी भी है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं है। इसी के लिए आने वाला दिन देश में जो जिंदगी खतरा में है, चाहे दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के तोड़ में एनडीए ने अपने 38 घटक दलों के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की मजबूती, देश की राजनीति और 2024 को लेकर हुंकार भरी गई। एनडीए के 38 घटक दलों में हरियाणा से जेजेपी और एचएलपी भी शामिल हैं। बहरहाल देखना ये है कि इंडिया और एनडीए में 2024 का मुकाबला कितना रोचक होगा।
अभी तक हरियाणा में एक दूसरे के खिलाफ दिखने वाले दल जो अब इंडिया का हिस्सा हो गए हैं, ये दल हरियाणा में किस विचारधारा के साथ चलने वाले हैं? सीट शेयरिंग को लेकर आखिर हरियाणा में क्या गणित लगाया जाता है? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो चलिए फटाफट चर्चा की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता जोगेंद्र मोर जी चर्चा में जुड़ गए हैं। जेजेपी का पक्ष रखने के लिए अजय गुलिया जी हैं। साथ ही नेहरू से रजवंत डहीनवाल जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी डॉक्टर मनवीर छिल्लर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी चर्चा में जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत जोगेंद्र मोर जी आपसे। नाम बदला है, दल भी कई साथ आ गए हैं, कितना कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि वाकई एनडीए को टक्कर दे पाएंगे, नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, इस बात से साबित होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी ये नारा देती थी कि एक सब प्रभारी, उनको एनडीए की मीटिंग बुलानी पड़ गई। जो दूसरे दलों को, छोटे जो दल थे, प्रादेशिक दल थे, उनको कोई तवज्जो नहीं देते थे, उनको तवज्जो देनी पड़ गई। तो ये कहीं न कहीं जो एनडीए में एक खलबलाहट है, कहीं न कहीं एक डर का और एक इसका माहौल है। ये ताकत जब से, मतलब ये तो दूसरी मीटिंग है, इस दूसरी मीटिंग के बाद ही एनडीए की जो हालत है वो आपको दिखाई दी होगी। तो इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। और जितनी पार्टी है, भले ही एनडीए में आपको गिनती की 38 पार्टियां दिखाई देती, लेकिन अगर आप देखेंगे उनमें से कितने लोगों के पास सांसद, अगर आप देखेंगे उसका उदाहरण ही अगर जनता का ही हरियाणा से देख लें तो उनके पास अपना लोकसभा का कोई सांसद नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जैसे वो एनडीए के अलायंस में तो है, लेकिन उनका लोकसभा में आज भी कोई सांसद नहीं। इस प्रकार की स्थितियां हैं। और जो दूसरी तरफ इंडिया का जो ये महागठबंधन है, इंडिया के नाम से महागठबंधन बना है, उसकी स्थिति देख लीजिए। वहां पर बहुत ताकतवर जो राजनीतिक दल है वो, मतलब जिनकी प्रादेशिक रूप से बहुत ज्यादा पकड़ है, ऐसे दल साथ में आए हैं। और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इसने, महागठबंधन की मीटिंग ने एक सियासत में हलचल मचा दी है और पूरे भारत के अंदर एक जोरदार जो है ये स्थिति है। और जिस प्रकार से, मतलब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति थी, उस राजनीति को एक टक्कर देने का काम किया है। और आज ये देखना आप कि इसके जल्द ये इतने, मतलब जो सार्थक परिणाम आएंगे और एक पूरे देश के अंदर जो माहौल बन रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो एनडीए के खिलाफ भी होगा। और पूरा का पूरा जो है ये जो महागठबंधन है, ये इसको, जो एनडीए की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की शासन की सरकार है, इसको समाप्त करने का। पोपली जी, अभी से मोर साहब को लग रहा है कि डर गए हैं आप लोग, खलबली मची है। इनके पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं और एनडीए में जो घटक दल हैं वो बड़े नेताओं वाले या सांसदों वाले नहीं है, क्या कहेंगे? जोगेंद्र मोर जी जिस डर की बात कर रहे हैं, शायद मेरे चेहरे से बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तभी मैं मुस्कुरा रही हूँ। मतलब आप ये देखिए कि सभी विपक्षी दल जो इस समय जुड़े हुए हैं, बेंगलोर में मिले हैं। पहली मीटिंग होती है पटना में और वहाँ पर क्या डिस्कशन होता है, मतलब पूरा दिन बैठक चलती है और अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और क्या बताया जाता है पूरे मीडिया को कि अगली तारीख तय हो गई है। और अभी भी पूरा दिन बैठक होती है और क्या तय होता है कि देखिए हमने इस घटक दल का नाम तय कर लिया है, सीटों की बात कर लीजिए, कन्वीनर कौन रहेगा, इस सब के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि इतना खर्चा करके, इतना प्रचार करके, हमने पिक्चर्स भी देखी किस प्रकार से बेंगलोर में सब जगह पोस्टर्स लगाए गए थे। पटना की बात कर लीजिए, तो इतना सारा खर्चा करके निकल क्या रहा है वो देखने वाली बात है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी ज्योति, कि आज मुख्यमंत्री जी ने आज कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और कुछ का उद्घाटन किया है। वो एक जगह बैठकर करा और 22 के 22 जिलों का एक साथ हो गया, यानी कि जो पैसा बचा है उसको भी विकास कार्य में लगाया जाए। और ये मिलते हैं, ये सब दिखाने के लिए हम सब एक हैं, पर एक्चुअल में ये कितने एक है हम सबको पता है। अब ये इन्होंने नाम रख दिया यहाँ पर इंडिया, यहाँ पे हालांकि बात अलग है कि खड़गे जी को इंडिया की स्पेलिंग ही नहीं आती। अगर आपने उनका सुना हो तो उन्होंने पहले उसको इलैबोरेट करके एक्सप्लेन करा और उसके बाद जब उन्होंने स्पेलिंग बोलनी शुरू करी तो उन्होंने कहा इट इज INDIL। इन्होंने INDIA भी नहीं बोला। तो जिस प्रकार से ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी के चरणों की वंदना करके आगे पहुंचे हैं, तो वही उनका स्टैंडर्ड होगा, वही समझ होगी। और इंडिया की स्पेलिंग तो छोटा सा बच्चा भी जानता है। लेकिन यहाँ पर जब ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया नाम रख रहे हैं, तो ये क्या, कौन सा इंडिया है? ये इंदिरा माने इंडिया वाला है
या इंडिया माने इंदिरा वाला है। तो ये बताता है कि इनके लिए सिर्फ अपना परिवार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं इनको ये कहते हैं कि हम देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। देश को बचाने के लिए नहीं, परिवार को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। सभी को अपने परिवार की चिंता है और अपने परिवार की संपत्ति की चिंता है। और सिर्फ एक बात आपको और कहना चाहूंगी, यहाँ पर डर की बात आप यहाँ पर कह रहे थे। एक बार चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी का एक चुनाव था और उस समय कांग्रेस ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि चिकमंगलुरु चिकमंगलुरु एक शेरनी बाकी सारे लंगूर। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी ये बंगलुरु एक शेर बाकी आप खुद ही जोड़ लीजिए। तो वही हाल इनका होने वाला है। ये यूं भी कह रहे हैं कि अगर एक ही शेर काफी है तो ये अब क्या शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? अब 38 पार्टियों को या घटक दलों को बुलाकर क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है ज्योति। शक्ति प्रदर्शन होता तो पटना के बाद ही हो जाता, और डर लग रहा होता तो पटना के बाद ही हो जाता। ये तो रेगुलर मीटिंग है। और आप ये देखिए कि अगर याद करें 2014 में हम जिस प्रकार से मेजोरिटी में आए थे, तो अगर इसकी जगह शायद कांग्रेस होती तो अपने साथ वाले घटक दलों को पूछते ही नहीं, पर हमने एनडीए का रूल चलाया। 2019 में हमारा नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा, लेकिन हम अभी भी उनके साथ चल रहे हैं और उसको बढ़ाने का काम करें। जो लोग हमारे साथ आकर मिलकर चलते हैं। देखिए सबसे बड़ा सपना क्या है कि देश को विश्व गुरु बनाना है। ये सच्चाई है कि आज यहाँ बहुत सारे कॉलम में सब लोग दिखाई दे रहे होंगे, झगड़ा इनसे नहीं है, विचारधारा का झगड़ा है। झगड़ा बाहर वालों से है जो इंडिया को कहीं नीचे लाने की कोशिश करते हैं। अगर ये अपनी विचारधारा बदलते हैं तो साथ में आए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी लड़ाई देश के लिए नहीं है, इनकी लड़ाई है अपने परिवार की संपत्ति बचा लें, अपने आप को बचा लें। हमारी ये कहते हैं हमारी जो पार्टी है वो हमारे बेटा बेटियों को चली जाए, सिर्फ इतना ही। देश के बारे में सोचते कहाँ है? मोर साहब कुछ कहना चाह रही है? ये इंदिरा वाला ये क्या सवाल ही कर रही बीजेपी प्रवक्ता आपसे? तो 26 पार्टियां साफ की और जो पोपली जी कह रहे थे आप देखिए स्थिति, नीतीश कुमार इनको छोड़कर गए, उद्धव ठाकरे इनको छोड़कर गए हैं, प्रकाश सिंह बादल इनको छोड़कर गए थे, तो हनुमान बेनीवाल इनको छोड़कर गए। ये मतलब बात कहाँ की कर रहे हैं? किस परिवार की? इन्होंने तो पार्टियों को तोड़ने का काम किया है। ये हमने किसी को नहीं छोड़ा जोगिंदर मौर्य जी, मैं भी यही कह रही हूँ। हमने साथ रखा, आपने शिवसेना के साथ क्या किया? आपने शिवसेना के साथ क्या किया? आप ये तो और इस प्रकार की बातें क्या बातें आप क्या कर रहे हैं? आपके नरेंद्र मोदी जी के सिवाय क्या दिखाई दे रहा है? अगर पहले किससे घमंड उसकी बात करते थे, आज इस बात की बात पे आ गए। अगर ऐसी बात थी तो पहले ये कुछ एक शेर की बात आज भी करे तो फिर की क्या वाली बात है? तो ये जो सारी बता दीजिए, कांग्रेस ने अपने समय में, एक बार जोगिंदर मौर्य जी सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए, कांग्रेस ने अपने समय में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके 91 बार जो चुनी हुई सरकारें हटाई थी, वो आपकी कांग्रेस की तो नहीं होंगी ना, जो प्रदेशों में होंगी वो बिल्कुल किसी और पार्टी की होंगी ना। 91 टाइम्स। हमारा एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि हमने किसी इस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से किसी को हटाया हो। इसका जवाब जरूर देना जोगिंदर मौर्य जी, इसका जवाब जरूर देना कि 91 बार जो सरकारें हटाई क्या वो कांग्रेस की थी या उन विपक्षी पार्टियों की थी जिनको आपने धोखा दिया, जिनको आपने चुनी हुई सरकारों को हटाने का काम किया। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कौन साथ आया कौन, बीच में नहीं जोगिंदर मौर्य, बीच में नहीं। आप ये कह रहे हैं कौन साथ आया कौन साथ नहीं आया, इतना बता दीजिए। वेस्ट बंगाल में अभी इलेक्शन हुए थे, आपके ही बंगाल के नेताओं ने कहा कि हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता कांग्रेस के मारे गए उनको मारने वाली टीएमसी है। जब खून के पैसे पार्टी जब साथ आ जाती है तो उसके पीछे कितना बड़ा स्वार्थ होगा, ये हम सबको दिखाई दे रहा है। मोर साहब आएंगे आपके पास, लेकिन अभी दूसरे प्रवक्ताओं को भी हम चर्चा में जोड़ें। अजय गुलिया जी, कल भी हम डिबेट कर रहे थे और बहुत बार हमने गठबंधन को लेकर बात और चर्चा की है, लेकिन अब चूंकि जेजेपी भी आज इस बैठक में शामिल थी, तो क्या कोई सीट शेयरिंग को लेकर अभी से आप लोगों के पास भरोसा है? क्योंकि भिवानी को लेकर आप लोग दावेदारी कर रहे हैं और अभी से दावा के आप लोगों का लोकसभा सीटों को लेकर पे। ज्योति जी, जब तक कोई चीज फाइनल ना हो जाती तो दोनों दलों का ही दावा है, दावा बरकरार भी रहना चाहिए। देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल की सोच होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए ज्योति जी, मेरा एक सवाल है, चुनाव में लोग जीतते भी हैं और चुनाव में लोग हारते भी हैं, कोई अजय नहीं है, अजय कोई नहीं है। मैं अपने लिए भी, अपने राजनीतिक दल के लिए बात मानता हूँ कि हमने भी चुनाव हारे हैं, हम भी 90 जगह चुनाव लड़े थे, 10 जगह जीत पाए, लोकसभा के चुनाव में भी हमारी हार हुई।
अगर कहीं ये चुनाव में इनका गठबंधन हार गया तो ये कह पाएगा कोई हार गया? क्या इस बात को कोई कह पाएगा? ये इस बात को इंडिया की हार मानेंगे? बात को इंडिया की हार मानेंगे क्या? ये लोग तो लोगों के सेंटिमेंट्स का सिर्फ बेनिफिट लेने की एक प्रयास है, अदरवाइज तो सबकी तरफ से देखिए ये कोशिश भी की जा चुकी है। और मैं कह रहा हूँ ये तो माननीय कोर्ट का भी ऑर्डर था कि किसी प्राइवेट कंपनी में भी या ऑर्गेनाइजेशन में भी इंडिया या नेशनल का इस प्रकार से इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, उस पर रोक लगी थी। लेकिन ये लोग किस सोच के साथ हैं, किस सोच के साथ नहीं है, एक दूसरे के धुर विरोधी, और ये कह रहे हैं कि ये डर दिखाता है कि विपक्ष एकजुट है। जो एक दूसरे को फूटी आंख निसवाते थे वो एकजुट हो गए अगर विपक्ष में है तो वो क्या डर नहीं दिखाता, वो क्या दिखाता है? तो ये तो देखिए प्रत्येक राजनीतिक दल की एक सोच होती है। देखिए अच्छे सिस्टम की हम मानते हैं। ये तो कम से नहीं, फिर आप पर भी सवाल उठाएंगे ना, जेजेपी पर भी सवाल होंगे। ये लोग तो कम से कम प्रीपोल अलायंस कर रहे हैं, आप लोगों ने पोस्टपोल अलायंस किया, बीजेपी के खिलाफ जाकर किया। और इसमें केवल जेजेपी को हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी ने भी आप लोगों के खिलाफ ही चुनाव लड़ा था, दोनों दल आमने सामने थे। तो ये फूटी आंख सुहाने वाला जो आप एक बात कह रहे हैं, जो कि ये वो दल साथ आ गए हैं, तो आप लोगों ने भी तो मिलकर सरकार बना ली ना गुलिया साहब। और जब से सरकार बनी है तब से दूसरे दल सवाल उठा रहे हैं इस बात को लेकर। तो ये तो राजनीति में चलता आ गई, प्रीपोल अलायंस भी हो जाते हैं, पोस्टपोल अलायंस भी हो जाते हैं। आप उत्तर देंगे, चले आगे गुलिया साहब। अच्छी परिपाटी होगी कम से कम। नहीं ज्योति जी, मैं विपक्ष का मजबूत होना भी एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कम से कम इस देश में दो तरफ चुनाव होगा। अब लोग कौन किसके साथ है, कौन किसके विपक्ष में है, ये बिल्कुल सीधे तौर पे लोग चुन करके भेज देंगे। लोग फैसला कर देंगे कि लोग कौन से अलायंस के साथ है, कौन से अलायंस के साथ नहीं है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब अगर चुनाव में हार जीत होती है, क्या हम और आप ये कह पाएंगे, क्या राहुल गांधी ये कह पाएंगे कि इंडिया हार गया, जैसे हम कहते थे कि यूपीए की चुनाव में हार हुई? ठीक है, मैं इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगी चर्चा में। हो सकता है कि इंडिया को ये जो नया गठबंधन के इसको फायदा मिले इस बात का। रजवन दहीनवाल जी, एनडीए और इंडिया इनेलो कहाँ खड़ी है? ये तो आप लोग बार बार क्लियर कर रहे हैं हम बीजेपी के खिलाफ हैं। कल रेड्डू साहब थे आपकी पार्टी की ओर से, उनकी ओर से कहा गया बेंगलुरु से जो भी डिसाइड किया जाएगा इनेलो उसके साथ होगी। तो क्या आप लोग इंडिया के साथ हैं? जी 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 ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है दहीनवाल जी, आप बात शुरू कीजिए। सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आपको आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। जी जी, मैं शुरू कर देता हूँ। जी बिल्कुल आ रही है। मैं बताना चाहूंगा ज्योति जी, देखिए जितने भी देश में राष्ट्रीय दल हैं या क्षेत्रीय दल हैं, जो भी दल बनाए हुए हैं, उन सभी दलों को बनाकर हम ये कह सकते हैं कि वो भारत के दल हैं, वो कहीं विदेश के तो नहीं है ना। और कोई भी पार्टी है, जब तक वो ये चीज जरूर कहती है कि हम सभी को लेकर समान विकास की बातें करते हैं, वो सभी दल अगर साथ होकर अगर कोई भी काम करते हैं तो शायद ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उनके साथ लेकर हम समान विकास की भी बातें कर सकते हैं। सभी दल अलग अलग विचारधारा के भी होते हैं, उन विचारधाराओं को एकजुट करना ही ये एक सबसे बड़ी बातें होती है। जो पार्टी सत्ता में आती है और एक उसके खिलाफ आती है, उसको विपक्षी दल बोलते हैं। सत्ता पक्ष के साथ अगर विपक्षी दल अगर मजबूत होता है तो ही सत्ता पक्ष बेहतर तरीके से काम करता है। अगर सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहा है तो विपक्षी का काम है, विपक्षी दल का, कि वो उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराए कि आप इन चीजों को लेकर सत्ता में आए और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है आप इनका निर्वहन करें। लेकिन यहां पर एक उल्टा हुआ। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई है तो उन्होंने उससे पहले जो एक तरफ जोड़ने की बात करती थी, उन्होंने शुरुआत की तोड़ने से। उन्होंने उन सभी दलों को तोड़ने का प्रयास किया, चाहे कैसे भी किया। एनीहाउ मैं इस चीज के पीछे नहीं जाना चाहूंगा, न ही आगे आ जाएगी बातें वो। लेकिन उसके बाद उन्होंने विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया कि विपक्ष कोई भी आवाज उठाए सरकार उसकी सुनती नहीं है। और एक हालात ऐसी बनी कि पिछले 9 साल में विपक्ष कमजोर होता गया और सत्ता पक्ष का जो तानाशाही रवैया है वो स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसको पता लग गया कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है, हमने उसको तोड़ दिया है। आज जब सभी दलों ने इस चीज की जरूरत महसूस हुई, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब लास्ट टाइम जब हमारी 25 सितंबर की रैली हुई
तो उसमें नीतीश कुमार और केसी त्यागी जी और अन्य लोगों से, राष्ट्रीय स्तर के जो लोग हैं उनसे बैठकर इस चीज पर चर्चा की कि विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हालात परिस्थितियां ऐसी ही बन गई थी। जिसका एक बड़ा उदाहरण किसान आंदोलन है कि जब लाखों किसान अगर धरने पर बैठे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही, रास्ते जाम हो गए, सब कुछ जाम हो गया, आम आदमी परेशान हो गया, गरीब मजदूर किसान हर व्यक्ति परेशान हो गया, लेकिन सरकार के चेहरे पर बिल्कुल भी शिकन नहीं थी। आपकी सारी बातें सुन ली। आप अगर शुरुआत में एक बात को क्लियर करते हुए आगे अपनी बात पूरी कर लें कि आप लोग भी इस इंडिया का हिस्सा हैं क्या, जो 26 दलों ने मिलकर बनाया है? जी मैं बताता हूँ। नीतीश कुमार जी इस बात को आगे लेते हुए, कोई बात नहीं, पूरी चीज तो पता है ना, बैकग्राउंड में जो जा रही है तो सबके सामने है, आप बता दीजिए ना। नहीं पता है, जब उस चीज को लेकर वो आगे गए हैं, तो जब वो चीज जब आगे लेके गए हैं, ये मुद्दा आगे बना है, ये सारी चीजें आगे चली है, तो ये घटक दल इकट्ठे हुए हैं, और इकट्ठे अभी तो शुरुआत है, दूसरी मीटिंग है, और जब जब आगे ये बढ़ते जाएंगे तो आप देखिए, जब जो ये दिल मिलते गए, ये दल मिलते गए, भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचती गई। जो लोग कहते थे कि हम अकेले ही काफी हैं, आज वो ये दिखाने के लिए तैयार हो गए कि हमारे पास 38 दल है। जो लोग कहते थे कि हम अकेले सब कुछ कर देंगे, जिन्होंने क्षेत्रीय दल की अहमियत को खत्म करने की बात कही थी, ये बार बार चिल्ला कर कहते हैं कि क्षेत्रीय दल नाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज उनको उन्हीं क्षेत्रीय दलों की शरण में जाना पड़ा, उनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा, और बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास 38 दल है। एक समय ऐसा भी था कि इनके दल, चाहे आरजेडी की जेडीयू की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे हम अकाली दल की बात करें, ये दल इन्हीं को तो छोड़ के गए थे। दहिनवाल जी, चलिए आपकी बात मान भी ले कि बीजेपी के खेमे में खलबली है, ये लोग डर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन इनेलो कहाँ खड़ी, इनेलो की क्या भूमिका है? अगर ये डरे भी है तो इनेलो का इसमें क्या रोल है? मैं इनेलो की भूमिका में बता, इंडियन नेशनल लोकदल की भूमिका में बता देता हूँ। शायद मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पदयात्रा चल रही है, और खुद चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने यह कहा था कि जो नीतीश कुमार जी हमारी तरफ से फाइनल करके आएंगे वो हमें मंजूर है। अभी तो ये दल शुरुआत हुई है बैठक की, और हमारे लिए जो भी आदेश आएगा, हम विपक्षी एकता के साथ है। थर्ड पॉइंट की बात सबसे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कही थी, और थर्ड पॉइंट की जो बातें आएंगी, उसमें जो भी बातें आएंगी वो शीर्ष नेतृत्व बैठकर तय करेगा। हम उनके साथ हैं, इस चीज के लिए कोई दो राय नहीं है। हमने शुरू दिन से सबसे पहले, चलिए आप नीतीश, आप बार बार ही कह रहे नीतीश कुमार का जिक्र करते हो, आप नीतीश कुमार को नेता मान रहे हैं? इनेलो पार्टी नीतीश कुमार को नेता मान रहे? नहीं, देखिए ज्योति जी, जिस बात की शुरुआत किसी व्यक्ति से होती है, चर्चा किसी से व्यक्ति से होती है, तो उस व्यक्ति को अवॉइड नहीं किया जा सकता। चलिए मैं अभी चर्चा को आगे ले जाती हूँ। ऐसा बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि नए सिरे से कुछ हुआ के, ये नए सिरे से नहीं है, कुछ कैसे अलग से कर सकते हैं? ये नए सिरे से नहीं हुआ है कि आप लोगों ने कोई फॉर्मूला दिया, आइडिया दिया, उस पर काम हुआ। ये यूपीए है, इसमें कुछ नए पुराने दल हुए। क्या आप किस चीज को मानते हैं कि यूपीए से इंडिया बनाया गया? मैं अभी आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हुए, छिल्लर साहब, आज अरविंद केजरीवाल को भी हमने सुना, कांग्रेस के नेताओं, दूसरे दलों के नेताओं को भी हमने सुना आज बेंगलुरु से। तो क्या दूसरे दलों की बात ना भी करें, हरियाणा को लेकर जब बात करते हैं, हरियाणा के संदर्भ में, क्या वाकई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी एक होंगे इंडिया के तहत? देखिए, इस इंडिया का जो मकसद है वो राष्ट्रीय स्तर पर उसका मकसद है। आप देखेंगे इसमें बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने आमने सामने विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ा है। ये सबसे पहले आज चुनाव राजनीति का या जीतने या हारने से कहीं ज्यादा देश को बचाने का चुनाव है। ये इंडिया बनाम एनडीए के साथ साथ सेव इंडिया बनाम सेल इंडिया है। इसके साथ ही जनता की सरकार चाहिए, खरीद फरोख्त की सरकार नहीं चाहिए। इसके साथ ही जनता की सरकार चाहिए, हम दो हमारे दो की सरकार नहीं चाहिए जनता को। इसमें जो देश को बचाने के लिए जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी है। इसमें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ नहीं है। आम आदमी पार्टी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ देश को बचाने की लड़ाई में साथ है। इसमें आप कांग्रेस का जिक्र मत कीजिए। खुद खड़गे साहब ने कहा कि जिक्र कैसे ना करें, देखिए खुद खड़गे साहब ने कहा कि ये हम कांग्रेस, ये जो इंडिया बनाया है इसका मकसद पावर को, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि वो पावर को ले या पावर में आए। अच्छा। यहाँ लड़ाई देश को बचाने की है, यह लड़ाई सत्ता से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो कांग्रेस से बचाने के लिए सत्ता में आए थे ना।
इनफैक्ट आप लोग तो राजनीति में भी कांग्रेस के जन लोकपाल बिल, धरना, जंतर आप कैसे मंतर करें? हम मैं कांग्रेस जो कह रही हूँ, मैं किसी आधार पर ही कह रही हूँ ना। जन लोकपाल बिल की बात करें, करप्शन का मुद्दा उठाया, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दिल्ली में आप लोगों ने क्या किया? कांग्रेस को ही तो सत्ता से बाहर किया था। पंजाब की बात कर लें, कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया। आप किस देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पंजाब में तो अकाली दल और बीजेपी भी थी, उनको भी बाहर किया है। नहीं, जो अभी उनके साथ में भी लड़ाई किया। अब हरियाणा में बीजेपी से लड़ रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी पे लड़ रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं। अभी कब गए कांग्रेस के साथ? जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने अल्पमत की सरकार चलाई, खुद बीजेपी, मेरी बात तो सुनिए, जब हमारी अल्पमत की सरकार थी, खुद बगैर मांगे बीजेपी ने हमें समर्थन दिया था, समर्थन लेटर दे रहे थे। जब हमारी सरकार पहली बार बनी और पहली बार अल्पमत की सरकार चलाई, बिना शर्त के बीजेपी ने समर्थन लेटर दिया था। हमने किसी पार्टी के समर्थन से अभी तक कोई सरकार नहीं चलाई है। हमने दिल्ली में अल्पमत की सरकार चलाई है। 48 दिन कुछ नहीं, दिल्ली में अल्पमत की सरकार थी मैम, अल्पमत की सरकार थी, उसमें बीजेपी ने भी समर्थन दिया था। इस बात का जवाब दीजिए, अब कांग्रेस के खिलाफ नहीं है आप लोग? यह लड़ाई देश विरोधी ताकतों के खिलाफ है, इसमें किसी पार्टी का, कांग्रेस को अकेले क्यों ले रहे? वहां पे 26 दल हैं, हरियाणा में तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और हरियाणा में तो आज भी आपके नेता कांग्रेस को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। तो क्या कल से मानकर चले सिलसिला बंद हो जाएगा? यह राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति है। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों को एक आना पड़ा क्योंकि देश में देश विरोधी ताकतें, नफरत की राजनीति, देश को तोड़ने की, बांटने की राजनीति, संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करके उनको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की राजनीति के खिलाफ सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत पड़ी। और ऐसा नहीं है, इंडिया का नाम सुनते ही बीजेपी को सांप सूंघ गया है और अब उनको यकीन हो गया है कि अब ये साथ चल पड़े तो अब इनके दिन निपट जाएंगे। वरना आप बताइए, जो कभी न्यूज में ये फ्लैश चलती थी कि एक अकेला सब पर भारी, आज वो ये बताते फिर रहे हैं कि हम एक नहीं 38 हैं और उन 38 में से तो 13 ऐसे हैं जिनके पास एक भी सांसद नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। उनमें ऐसी भी पार्टियां हैं जिनको इलेक्शन कमीशन, मेरी बात पूरी होने दीजिए, जिन ऐसी भी पार्टियां हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता तक नहीं है, उनकी भी काउंटिंग करें। ये सिर्फ नंबर गेम दिखा रहे हैं कि हमारे पास 38 का नंबर है। नहीं, बाकायदा 38 जो पार्टियां हैं उनकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है। ऐसे भी दल हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता तक नहीं है। 38 दलों में ऐसे भी दल हैं जिनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मान्यता भी नहीं है। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे थे। गुलिया जी जल्दी। देखिए, ज्योति जी, अगर इन्होंने कहा देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़े, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के खिलाफ होना चाहिए। पंजाब में खुल करके खालिस्तान की मांग रखने वालों के समर्थन लेने वाले लोग, और कुमार विश्वास ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा और इस बात को लेकर के तकरार भी हुई। और मैं कह रहा हूँ, ये अपने नेता अरविंद केजरीवाल से खालिस्तानियों जो खालिस्तान की मांग करते हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, उनके खिलाफ कुछ कहलवा के दिखवा दो इनकी। और ये देश, ये राष्ट्र की बात करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए। ज्योति जी, इनके नेता से या इनके मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। शर्म आपको आनी चाहिए कि जिनके खिलाफ लड़े, लोगों की सहानुभूति के साथ आपने पार्टी में आपको 10 सीटें दी, आपने उनके विश्वास को बेच दिया। आप बीजेपी के हाथों बिक गए और उन्हीं के गोद में बैठ के जाके सरकार बनाई। अब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपके साथ क्या सलूक होने वाला है, हरियाणा की जनता क्या करने वाली है। आप उपदेश मत दीजिए, आप अपनी पार्टी की बात रखिए। आम आदमी पार्टी क्या है क्या नहीं है, आपके वर्डों की मोहताज नहीं है, आपके शब्दों की जरूरत नहीं है। आप हम जेजेपी का पक्ष रखिए। रही बात, आप खालिस्तानी कहते हैं, आपके पास सारा तंत्र है, आपकी सहयोगी पार्टी के पास सारा तंत्र है, लगाइए उस सारे तंत्र को। क्यों फेल है? अगर कोई भी ऐसी गलत चीजें हैं तो आप क्यों नहीं उसको उजागर करते? सिर्फ बातों को कहने से कुछ नहीं होता, यहाँ बड़ी बड़ी बात बोलने से कुछ नहीं होता। आपने देश विरोधी ताकत कहा, उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल देश विरोधी ताकतें हैं। संविधान के साथ जो छेड़छाड़ कर रही है पार्टी, वो देश विरोधी ताकतें हैं। तो आप बात नहीं पूरी कर पाएंगे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ना है चर्चा में। नहीं ज्योति जी, ऐसे ऐसे बलों के साथ कैसे आप ये बताएं। इनकी बारी के बीच में मैं नहीं बोला, ये कुछ भी बोलते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन जब हमारी बारी आएगी तो कम से कम हम अपना विचार तो रखेंगे।
आप अपना रखिए ना, हमारी पार्टी के बारे में नहीं, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए, आप अपनी पार्टी के बारे में बोलिए। शिलर जी, आप भी तो दूसरी पार्टियों के बारे में बात कर रहे थे, अभी आपने कौन सा आम आदमी पार्टी के बारे में ही बात की? जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात ये भी तो मुद्दे पर ही बात कर रहे हैं। आपने देश विरोधी ताकत कहा तो ये उस पर काउंटर कर रहे हैं, उस पर क्यों नहीं बोलेंगे? आपने जो कहा उसका काउंटर कर रहे हैं। खालिस्तान कहाँ से आ गया आज की डिबेट में? बताइए मुद्दा क्या है, खालिस्तान कहाँ से? जादौन साहब का अभी पहला कमेंट नहीं हो पाया, लेकिन आएंगे आपके पास जादौन साहब। लेकिन अभी पीएम को हम सुन लेते हैं। एनडीए की बात, एक तो जो इंडिया नया नाम दिया गया है, इसका तोड़ निकालते हुए एनडीए में ही न्यू इंडिया ढूंढा है पीएम नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा ये कहा कि हमने किसी को सत्ता से बाहर निकालने के लिए या नकारात्मक राजनीति करने के लिए एनडीए का गठन नहीं किया था। ये भी विपक्षी दलों पर निशाना। जादौन जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए पीसीआर बताइएगा जैसे ही जादौन साहब आते हैं फोन लाइन पर। जोगेंद्र मोर जी, नेगेटिविटी नहीं फैला रहा है एनडीए किसी भी तरह से, ना ही इसका गठन या निर्माण नकारात्मक राजनीति करने के लिए हुआ था कि किसी को सत्ता से बाहर निकालना है इसलिए एनडीए का गठन किया गया हो। आपकी आवाज भी नहीं मिल रही है। ज्योति जी जी बोले। हाँ, प्रधानमंत्री का पूरा वक्तव्य खुद विरोधाभास से बना हुआ। ये की खुद की बातें जो है, अगर ये खुद कह रहे हैं कि 90s में कांग्रेस जब भी यूपीए की सरकार कांग्रेस ने बनाई है वो चली है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक बार 13 दिन में गिर गई, एक बार 13 महीने गिर गए अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, गठबंधनों की सरकार, अगर गठबंधन को सही मर्यादा से किसी ने चलाया है तो कांग्रेस ने बड़े दल के साथ बड़ा दिल भी दिखाया। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा दल तो बन सकता है लेकिन बड़ा दिल ये नहीं रहता। जिन राजनीतिक दलों को साथ लेकर चलते हैं उनके पीठ में छुरा भोंकने तक का ये काम करते हैं। अब देखिए किसान आंदोलन के दौरान प्रकाश सिंह बादल को अपनी राजनीति में, अगर इनके अंदर इतनी मान और मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर होती, हनुमान बेनीवाल जी को इनको साथ को छोड़कर जाना पड़ा और मुद्दों के साथ साथ छोड़ के जाना पड़ा। वो अगर आप देखेंगे इनके अंदर कोई लोकतांत्रिक मर्यादाएं कई बच्ची होती तो शिवसेना के साथ जो इन्होंने किया, एनसीपी के साथ इन्होंने जो किया, प्रधानमंत्री बातें तो करते, अगर भारतीय जनता पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं कर रही है तो इस देश में कोई भी पार्टी नकारात्मक राजनीति नहीं करती। जितना संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इस पार्टी ने किया है, सभी पार्टी के नेताओं के साथ ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि जो दल इनके साथ आ जाते हैं उनकी इंक्वायरियां बंद कर दी जाती हैं। आज अजित पवार के खिलाफ इंक्वायरियां कहाँ हैं? आज कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ इंक्वायरियां कहाँ हैं? ये इतना संवैधानिक संस्था अगर नकारात्मक राजनीति का कोई जनक है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। नफरत की राजनीति करते हैं, देश को समुदाय और धर्म के नाम पर तोड़ने का काम करते हैं। आज देश के अंदर ऐसी स्थिति और इतनी भयानक स्थिति दोहरा दी है, उसमें सभी दलों ने सोचा कि अगर इस नकारात्मक राजनीति के खिलाफ अगर देश को बचाना है और देश को अगर दोबारा से उसी पटड़ी पर लाना है जो शहीदों और नायकों का पोपली जी से जवाब ले लेते हैं। पोपली जी, ये एक तो विरोधाभास नजर आ रही कांग्रेस को पीएम के संबोधन में और दूसरा नकारात्मक राजनीति का नाम भी बीजेपी है। देखिए, कुछ एक प्रश्न आए थे अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और उन सबका जवाब मैं एक साथ ही देना चाहूँगी, कांग्रेस की तरफ से भी और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी। देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न इन्होंने उठाया है कि एनडीए के अलायंस पर ये प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि हम जब प्रश्न उठाते हैं तो ये बात करते हैं कि वो लोग जो बिल्कुल विरोधाभास के हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं, एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं हमेशा, वो अगर साथ आते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रहेगी। हमारा प्रश्न ये होता है और इसका जवाब क्या आता है कि जी आपका तो नंबर दिखावे का है। खड़गे जी कहते हैं कि कितनी पार्टीज हैं उनको मैं जानता ही नहीं। तो ये बताता है कि इनका लोकतंत्र में विश्वास क्या है। ये कह रहे हैं ना कि हम इनके अलायंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलायंस को क्या बता रहे हैं कि हम
देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए अलायंस कर रहे हैं, तो लोकतंत्र में इनका क्या विश्वास है वो हमारे को दिख जाता है। और अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था 356 आर्टिकल का किस तरह से इस्तेमाल किया था, किस तरह चुनी हुई सरकारें गिराई थी। तो ये लोकतंत्र में कितना विश्वास रखते हैं, किस तरह से अध्यादेश फाड़ा गया था राहुल गांधी द्वारा, वो हम सभी ने देखा। दूसरी बात, देश बचाने पर भी आरोप लगा रहे हैं, सरकार खरीदने, सरकार बेचने, सरकार तोड़ने। देखिए मुझे लगता है चाहे सरकारें गिराई आर्टिकल का इस्तेमाल करके, वो भी हम सबको मालूम है, और किस तरह से अध्यादेश फाड़ा गया वो भी हमको मालूम है, लेकिन सरकारें किस तरह से गिराई, क्या बेचा, क्या खरीदा। जोगिंदर मौर्य जी बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोलती, बहुत आदत खराब है आपकी। क्या बेचा, क्या खरीदा, उसका इनके पास आज तो कोई ना सबूत है ना कि सामने प्रेजेंट कर पाए। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, तुलसी के खिलाफ जो इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था वो इन्हीं की सरकार में हुआ था, और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था जो हमारी पार्टी के थे, और इनकी सरकार के समय में किया था। क्या संवैधानिक संस्थाएं आज नहीं है? इनका विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मालूम है झूठे हैं, ये कहाँ से चीजें सामने लेकर आएंगे। दूसरी बात, ये कहते हैं कि देश को बचाने के लिए, देश को बचाने का तरीका तो ये समझ आ जाता है कि इनके नेता हैं, उनके मीटिंग के अंदर खालिस्तान के नारे लगते हैं, तब देश याद नहीं आता। जब भारत के खिलाफ जाकर भारत के बाहर बोला जाता है तब आपको देश याद नहीं आता। उसका जवाब जरूर दीजिएगा जोगिंदर मौर्य जी। इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होगा। इंडिया की जो फीलिंग है, ये आपको एक डर सा लगा कि हम इंडिया नाम क्यों रखे, आज ऐसा क्या कारण हो गया, यूपीए में क्या कमी थी, क्यों हटाना पड़ गया, उसके पीछे कारण क्या है। यूपीए के नाम से भी चल सकती थी, सारी पार्टियां साथ में हो सकती थी, ये नाम क्यों आया, उसके पीछे कारण है, एक मजबूरी है कि राष्ट्रवाद की जो अलग जग गई है पूरे भारत में, पूरे देश में, उस अलग का भुनाने की कोशिश की जा रही है। छद्म राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, अरे भेष बदल कर तो रावण भी आया था, आज उसका क्या हाल हश्र हुआ था, हमें मालूम है उसकी नीयत क्या थी, हमें पता है कि किस तरह से आज भी उसको जलाया जाता है, माना नहीं जाता है। भेष बदल कर आप आए हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जोगिंदर मौर्य जी से इतना बता दीजिए, इस पूरे जो आप INDIA बता रहे हैं उसमें कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी, इसमें ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं, सुन लो भाई, सुन लो भाई। मुझे लगता है ज्योति जी को रुकना चाहिए पूरा इस समय। जोगिंदर मौर्य जी इनको बात पूरी करने दीजिए कि इनकी असलियत क्या है। वो मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो दबेगी नहीं, वो दबेगी नहीं। अब ये बताइए INDIA में कांग्रेस की क्या स्थिति है। ममता बनर्जी कहती हैं कि जो आपकी स्टेट यूनिट है उसको कंट्रोल में रखिए, और अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि जो जहां मजबूत है वहीं से लड़े। अरे ये भाजपा हटाओ है, कांग्रेस निपटाओ आपने बनाया है, उसका भी जवाब दे दीजिए। यहाँ पे राहुल गांधी की क्या पोजीशन है, बाकी सबकी क्या पोजीशन है, वो हम सबको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि यूपीए, इतना शोर तो मचा दिए कि यूपीए को हटाने की इनकी क्या मजबूरी थी, ये जरूर बता दे। और मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी ज्योति जी कि इंडिया का नाम लेना इनकी मजबूरी क्यों थी, क्योंकि इंडिया नाम के पीछे राष्ट्रवाद जिसकी अलग जग चुकी है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, इंडिया नाम जो है विदेशों ने दिया था, विदेशियों का दिया हुआ नाम है, हमारा नाम तो भारत ही है, भारत माता की जय बोलते हैं, इंडिया माता की जय कभी नहीं बोला जाता। इंडिया की बात कर रहे थे मैडम, पीएम ने तो अभी जिक्र किया जी, एनडीए की फुल फॉर्म बताते हुए वो न्यू इंडिया करते रहे जी, तो उन्होंने भी इंडिया की बात करते हैं, तमाम बीजेपी नेता करते हैं। अब ये कहेंगे क्या बीजेपी नेता कि इंडिया हमारा नाम नहीं है? नहीं, क्या ये कहा जाएगा कि भारत की ये देश का नाम? मेरी बात सुनिए, इंडिया भारत का नाम है, लेकिन उसको छद्म रूप से लेकर आने की बात कर रही हूँ मैं, कि अचानक इनको जरूरत क्या पड़ गई। यूपीए में क्या कमी थी, मैं फिर से पूछ रही हूँ, आपको इंडिया कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी? यूपीए में क्या कमी थी, क्या ऑलरेडी एक अलायंस था, उसको तोड़कर इंडिया नाम रखने के पीछे कारण क्या, वो गिना रही हूँ मैं। बात ये नहीं कि इसको इनके इंडिया रखने से भारत का नाम इंडिया नहीं कहलाया जाएगा, लेकिन ये नाम रखने के पीछे कारण क्या है वो बता रही है। यूपीए में क्या कमी थी वो बता दीजिए, उसको हटाने की मजबूरी क्या थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नाम बदलने की मजबूरी क्या पड़ गई, वो बता दीजिए। हम आगे चर्चा करते हैं। जादून जी आगे चर्चा में, जादून साहब, क्या कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ तमाम विरोधी दल क्या बीजेपी के पिच पर आकर ही खेलने का प्रयास कर रहे हैं? देशभक्ति राष्ट्रवाद की बातें बीजेपी करती है, अब इंडिया नाम रख दिया गया है, और यूपीए नाम बदलने के पीछे क्या वजह हो सकती है, ये भी बीजेपी प्रवक्ता का सवाल। जी आवाज मिल रही जी, जादून साहब आवाज मिल रही है आपको? हेलो राजेंद्र जी सुन पा रहे हैं आप? नहीं, शायद कोई टेक्निकल नहीं, आपकी आवाज हम तक आ रही, आप नहीं सुन पा रहे हैं शायद।
डहीनवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रजवन डहीनवाल जी, पिछली बार आप बिल्कुल उत्तर इस बात का नहीं दे पाए थे कि इनेलो कहाँ खड़ी है, इनेलो कहाँ गए, क्योंकि आप लोग तो ये कह चुके हैं कि हम तो तैयार हैं, कांग्रेस से भी गठबंधन हम कर लेंगे, लेकिन कांग्रेस तो कहीं आपका स्वागत करती नजर नहीं आ रही और ना ही इन 26 पार्टियों में आप लोग हैं। नहीं, मैं देख एक मिनट ज्योति जी, एक चीज आती है, यहाँ पर कांग्रेस क्यों लेके आ रहे हैं बार बार? यहाँ पर जब इंडिया की बात चल रही है और जो अभी बीजेपी की प्रवक्ता नहीं मान रहे, जब बात भी एक चीज करती है, संविधान की प्रस्तावना में भी आता है, इनको नहीं पता या मुझे नहीं पता कि क्या मीडिया बन रही है, लेकिन ये चीज हकीकत है। नहीं, लेकिन ये हकीकत है। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, शुरुआत में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। वही इंडिया की बात यहाँ पर चल रही है, उसी इंडिया की बात, उसी भारत की बात चल रही है यहाँ पर। कहाँ पर खड़ी है? मैं उसी भारत की बात करना चाह रहा हूँ, जिस भारत को बार बार आप हिंदुस्तान कह रहे हो। कभी आपने संविधान में जिस हिंदुस्तान की बात आप कहते जरूर हो, लेकिन आप संविधान को साइड में रख देते हो। मैं आज एक बार आप सिर्फ ये चीज बता दिए, वहाँ पर कांग्रेस की बात कहाँ पर आ गई? जब जिस देश के क्यों नहीं बात आ गई? क्यों नहीं बात आ गई रजवन जी? आप सीधा उत्तर नहीं दे रहे। तो ठीक है, ये इंडिया का आपने जिक्र कर दिया, आपने इनकी बात पर काउंटर कर दिया। अरे हरियाणा की ही तो पार्टी है आप लोग। सुनिए, जब बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, जेजेपी आपकी पार्टी से निकली है, बची मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, कैसे नजरअंदाज कर दें? और आपके नेता ये बहुत बार बोल चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं आंसर कर रहे इस बात का? बात मत घुमाइए, सीधा उत्तर दीजिए। ज्योति जी, अब आप सुन लीजिए, मैं बता देता हूं। मैं बिल्कुल सीधा जवाब देना चाह रहा हूं। जब किसी भी दलों का गठन हो रहा है और उसका राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी भी दलों का गठन हो रहा है, तो उसमें जेडीयू भी है, वहां पर कांग्रेस की बात कहां से आ गई? और ये बात खुद खड़गे साहब ने तो आप वहां पर हरियाणा में ही चुनाव लड़ेगी ना इनेलो पार्टी? वहां पर और लोग कौन आएंगे? तो हरियाणा में ही तो चुनाव लड़ेगी। आरजेडी जेडीयू की बात करेंगे आपसे, और अभी तो बैठक स्टार्ट हुई है। कौन सी पार्टी की बात करें आपसे? अभी और भी दल बढ़ेंगे। केवल बैठक के आधार पर बात नहीं कर रही, आपके नेताओं के बयानों के आधार पर भी मैं बात कर रही हूँ। इन्विटेशन का इंतजार कर रहे हैं। मैं नेताओं के बयानों के आधार पर ही बता रहा हूँ ज्योति जी, नेताओं के बयानों के आधार पर ही बता रहा हूं। इस चीज के लिए किसी प्रकार की शक शंका करने की कोई वो नहीं है। वहां पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन बनेगा, जो थर्ड फ्रंट बनेगा, जो आप ये भी यूपीए की बात कर रहे थे, वो यूपीए हटके जो कांग्रेस का था, अब वो इंडिया बन गया है। और उस दल में जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो देश विरोधी ताकतों की जो बारे में बात चल रही थी, उनके जो खिलाफ है, वो सारे इंडिया में आ जाएंगे। जादव साहब, अगर आप सुन पाए तो आपका पहला ही कमेंट चर्चा का, आज कैसे देख रहे हैं जो इंडिया की बात हुई दूसरी और एनडीए की भी बैठक हुई? शायद नहीं बात हो पाएगी आज आपसे। अजय गुलिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गुले साहब, आखिरी कमेंट आपका। ज्योति जी, मेरा एक ही सवाल अधूरा रह गया, जवाब नहीं दिया। देखिए, इन्होंने गठबंधन बनाया, लोकतांत्रिक तरीका है गठबंधन बनाना, किसी दल के साथ जाना। इनको बधाई और शुभकामनाएं हमारी तरफ से। लेकिन ज्योति जी, जो ये नाम को लेकर के, देखिए चुनाव में लोग हारते हैं, जीतते हैं, हम भी, हमारी भी हार हुई है, जीत भी हुई है, और आगे भी। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है, अजय कोई भी नहीं है कि कोई हारेगा नहीं। ये जब चुनाव अगर हार गए तो क्या कहेंगे कि इंडिया चुनाव हार गया? क्या ये कहेंगे इंडिया हारेगा? ठीक है, ये इसका उत्तर हमें हालांकि नहीं मिल पाया। लेकिन छिल्लर साहब, मैं हरियाणा की बात करूंगी क्योंकि आप हरियाणा, आपके प्रवक्ता हैं। यहाँ सीट शेयरिंग को लेकर क्या होगा? कैसे सीटों का बंटवारा हो पाएगा कांग्रेस के साथ? देखिए, अभी ये शुरुआत है, 2 मीटिंग हुई है, आगे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। एक लंबी जर्नी है, उस चीज को आज ही प्रेडिक्ट कर देना ये संभव नहीं है। आगे जैसे जैसे स्थितियां होंगी, आपको शीर्ष नेतृत्व उस चीज को जारी करेगा और हमारे पास जैसी इंफॉर्मेशन आएगी आपको दी जाएगी। लेकिन अभी ये अटकलें लगाना, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या अड़चने। देखिए, जब भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक साथ नहीं हो सकते। खुद एनडीए जब 38 कह रहे हैं कि हम 38 इकट्ठे हैं, तो ये 26 इकट्ठे होने में क्या दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। आज अभी देखेंगे डिबेट में जो इनेलो के साथ आज बीजेपी के प्रवक्ता
प्रवक्ता साथी जुड़ रहे हैं, तो लड़ रहे थे, तो ये कितने साल इकट्ठे इन्होंने सरकार चलाई, आज ये लड़ रहे हैं, आज इनकी विचारधारा अलग कैसे हो गई, आज एक दूसरे के दुश्मन से कैसे हो गए, वो कह रहे हैं न्योता भी नहीं दिया है, वो कह रहे हैं कि न्योते का इंतजार कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए, राजनीति अलग है, आज के दिन जो विचार है, विचारधारा है, अलग होने का दावा करते थे ना कि हम तो अलग हैं, सभी करप्ट हैं, हम अलग हैं। तो ये जो अलग ही सभी पार्टियां जो कर रही हैं, आप भी वो कर रहे हैं, फिर उसमें अलग होने वाली कौन सी बात है कि हम अलग कर रहे हैं? बताइए, आम आदमी पार्टी आई, आम आदमी पार्टी ने जो काम किया वो सबसे अलग किया। बताइए किस पार्टी ने जो हमने काम किया वो आज तक किस पार्टी ने किया? किसी ने नहीं किया। अब देखिए, आप जो भी इंडिया अलायंस बनाया उसमें आप कांग्रेस 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 कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस है ऐसे ही और भी दल है। कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार, हमारी 2 राज्यों में सरकार है। ऐसा नहीं है कांग्रेस इस दल का सर्वे सर्वा कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के नीचे ये दल नहीं है। ये दल आप लोग सुनिए, दिल्ली में आप लोग सरकार में हैं, पहले कांग्रेस लगातार सरकार में रही। पंजाब में आप लोग हैं, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। यहाँ आप लोग पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं। हरियाणा में तो जहां जहां आप लोग हैं, हिमाचल में भी हालांकि आप लोग उतना मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाए, क्या कांग्रेस के खिलाफ नहीं लड़ा था? गुजरात की बात करें, दूसरे राज्यों की बात करें, जहां जहां आप लोगों ने चुनाव लड़ा मजबूती से या जैसी भी स्थिति में, देखिए दो चीजें देखिए, आप समझिए, देखिए दो विचार है। एक राज्य स्तर पर पार्टी की विचारधारा, पार्टी की क्या नीति होनी चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, ऐसे ही राष्ट्रीय स्तर पर क्या राजनीति का क्या एजेंडा होना चाहिए और क्या विचारधारा। वंदना जी से आखिरी, राज्य स्तर के एजेंडे को आप राष्ट्रीय स्तर के राजनीति और एजेंडे से कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही बात कहना चाहूंगी, एक सेकंड रजवंत जी, मुझे कहा गया है, लेकिन उसके बाद भी इन दोनों की विचारधारा आप सुनिए, अभी सुनिए आखिरी। एक ही बात कहना चाहूंगी कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, ऐलान है कि सूरज को हटाया जाए। ये जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, ये राजतंत्र वाले परिवार है। आज मुझे लगता है कि परिवार की पॉलिटिक्स से जो देश है वो उसको मालूम है, हम उससे पीछे हट चुके हैं। हमारे को जो पॉलिटिक्स है वो पराक्रम की चाहिए, परिश्रम की चाहिए और साथ के साथ परिणाम की पॉलिटिक्स चाहिए, और वो भारतीय जनता पार्टी लगातार करने में जुटी हुई है। कितना जोर लगा लें, कितना कुछ कह लें, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। सबसे बड़ी बात ये, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आपस में खून की प्यासी हैं, एक दूसरे के खिलाफ जब वो एक साथ इकट्ठी हो रही हैं तो पूरा देश समझ रहा है कि असल में प्रॉब्लम क्या, असल में वो अकेला है जो दूसरी साइड बैठा हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। तो एनडीए और इंडिया को लेकर चर्चा हमने की। 2024 में क्या वाकई एनडीए को इंडिया टक्कर दे पाएगा, इसे लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।